नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एडवांस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है, आज का जो हमारा प्रकरण है, इसके अंतर्गत हम ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने जो वृत्त पढ़ा था, वृत्त एक प्रकार से क्या था, समतलीय आकृति था। ठीक है, वृत्त एक प्रकार से क्या था, समतल आकृति था। या हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा था आयत, वर्ग, चतुर्भुज, ये इस प्रकार से जो आकृतियाँ होती हैं वो समतल आकृतियाँ होती है। और अब हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो ठोस आकृतियों का कर रहे हैं। इसे हम कह सकते हैं त्रिविमीय आकृतियाँ। इसे हम कह सकते हैं त्रिविमीय आकृतियाँ, या आप कह सकते हो 3D आकृतियाँ। ठीक है, त्रिविमीय का मतलब हो गया कि जिसमें तीन विमा हो। त्रि मतलब तीन, तीन क्या हो, विमा हो, तो वो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय, वो क्या हो जाएगा, ठोस आकृति हो जाएगा। तो अब हम तीन विमाओं के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार की आकृतियाँ कौन सी होती है, तो इस प्रकार की आकृतियों में हम चर्चा करते हैं किसकी, घनाभ की करते हैं, घन की करते हैं, या फिर बेलन की, और करते हैं शंकु की। इसके अलावा हम पढ़ते हैं गोला और अर्धगोला, गोला और अर्धगोला। ठीक है, इसके अलावा हम जो पढ़ते हैं, इसके अलावा जो पढ़ते हैं हम शंकु का छीनक, शंकु का छीनक भी हम 3D आकृतियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो ठोस आकृतियाँ होती है, इनका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल में जिस प्रकार से, मान लो आपको घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो उसकी घनाभ की जो सभी फलक है, उनका सभी फलक का क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और सभी फलक के क्षेत्रफल का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, तो हमें घनाभ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सभी जो हमारे पास आकृति दी हुई हो, ठोस आकृति दी हुई, उसके सभी पृष्ठों का यदि हमारे पास पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, तो उसे क्या करेंगे, फलक का सभी पृष्ठों, फलक के या पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग को क्या कहेंगे, उस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं आयतन की। आयतन क्या होता है, तो देखिए हमारे पास एक आकृति है, जिस प्रकार से हमारे पास एक क्या है, घनाभ है, या आप कह सकते हो कोई शंकु ले सकते हो। तो इसमें यदि मान लो ये एक कमरा है, यदि मान लो ये एक कमरा है, कमरा घनाभ के आकार का होता है, तो हम पढ़ेंगे कि यदि इस कमरे के अंदर हमें ये देखना है कि इसमें कितनी हवा है, कितनी हवा है, या हम देखते हैं कि ये स्थान कितना घेरता है, कितना स्थान घेर रहा है, ऊंचाई भी इसमें यदि सम्मिलित है, तो ये कितना स्थान घेर रहा है। तो हम देखेंगे स्थान या हवा कितनी है, इसमें हवा का आयतन क्या है, तो हम देखेंगे कि इसमें कितनी हवा आ सकती है, या इसका आयतन क्या है, इसमें हवा कितनी आएगी, मतलब इसका क्या ज्ञात करना होता है, आयतन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसकी समता ज्ञात करनी हो, या बाद में हम ऐसा ले सकते हैं कि ये मान लो एक विशेष प्रकार की कोई बनी हुई आकृति है, खिलौना है, तो ये यदि ठोस है तो इसका भार कितना होगा, तो भी हम इस प्रकार से इसका क्या ज्ञात करते हैं, हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं। बात रही क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल सभी पृष्ठों का योग होता है। इसके अलावा देखो, हम केवल क्या करते हैं, फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, अंदर की बात नहीं है। ये पूरा जो अंदर का पूरा जो भाग है वो है आयतन, वो क्या है, आयतन। फलक क्या है, केवल दीवारें हैं, केवल दीवारों का क्या है, क्षेत्रफलों का योग है, दीवारों के क्षेत्रफलों का क्या है, योग है। तो इस प्रकार की हम कुछ आकृतियों के बारे में देखिए चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हम हमारी आकृति लेते हैं घनाभ। सबसे पहले हम आकृति लेते हैं घनाभ। घनाभ के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये हमारी एक आकृति है जो घनाभ की आकृति की हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि घनाभ की आकृतियाँ कौन सी होती है, या आप घनाभ के सामान्य दैनिक जीवन में आप क्या क्या उदाहरण पढ़ सकते हो। तो आप पढ़ सकते हो माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी को आप घनाभ कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए, माचिस की डिब्बी को कह सकते हो, आप कमरे को कह सकते हो, कमरे को कह सकते हो, या बाद में आप ईंट को कह सकते हो। इस प्रकार की आकृतियां देखिए जिनमें इस प्रकार से फलक हो, कितने फलक हो, 6 फलक हो, कितने फलक हो, 6 फलक हो, कितने फलक हो, 6, और ये किनारे शीर्ष भी हो जाते हैं। तो देखिए, शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात शीर्ष भी कितने हो, शीर्ष हमारे पास कितने हो, 8 हो,
और यदि किनारों की बात की जाए तो ये किनारे देखो आप इनके लिख सकते हो, इतने किनारे होने चाहिए, तो इससे घनाभ की पहचान होती है। 6 फलक हो, शीट्स हो, किनारे 12 हो। तो देखो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस घनाभ में आपको क्षेत्रफल निकालना हो, पहचान किस प्रकार से, हमने फलकों के बारे में सीख लिया कि ये आमने सामने की जो फलक होती है वो आयताकार होती है। घनाभ की जो फलक होती है वो आमने सामने की फलक है वो समान होती है, और प्रत्येक जो फलक है वो क्या होती है, आयताकार फलक होती है। तो हम देखेंगे इसमें कितनी फलक है, 6 फलक है। कितनी फलक है, 6 फलक है। तो सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल हम याद करके जोड़ देते हैं तो हमें इस घनाभ का क्या प्राप्त हो जाएगा, क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं देखिए इसके सामने की जो फलक है वो दो फलक लेता हूँ, एक ये और इसके ठीक सामने की फलक मैंने ये ले ली, ये 2 फलक है, ठीक है। और यदि हम देखें इस फलकों में इसकी जो भुजाएं हैं उसको हम कह दें लंबाई, ये कह देते हैं चौड़ाई, और ये कह देते हैं ऊंचाई। तो हमारे पास जो ये हमने फलक ली है सामने की, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये हम लंबाई लेते हैं और ये हम ऊंचाई देते हैं। तो हम ये लंबाई और ये ऊंचाई लेते हैं और इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो दोनों फलकों का क्षेत्रफल हो जाएगा ये और एक ये। इसके अलावा देखिए हम यदि ऊपर की और नीचे की फलक लेते हैं उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो ये हमारे पास ऊपर की फलक है और ये नीचे की, दोनों एक समान होगी। तो इसमें देखिए ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये 2 फलक मैंने बना ली यहाँ पर, एक ये फलक और एक ये फलक। आप माचिस की एक डिब्बी लीजिए, उसको एक किनारा काट कर उसको खोल लीजिए, फिर देखिए उसमें कितनी जो फलक आती है उन सभी फलकों का हम क्षेत्रफल देखते हैं। उस प्रकार से ये सारी फलक बनी है, उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो हम तो ये नीचे की फलक है, देखिए लंबाई और चौड़ाई, हमने ये कर लिया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 से गुणा कर देते हैं, दोनों का हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि जो साइड की फलक है, ये दोनों फलक है, उनका हम क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो ये हो गया हमारे पास चौड़ाई और ये हो गया हमारे पास ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो दोनों फलक थी, ये दोनों फलक थी, इनका भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ये मैं देखिए लिखता हूँ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यदि ज्ञात करना हो तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र बन गया, देखिए इनको हम जोड़ते हैं तो ये हो गया 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ऊंचाई गुणा लंबाई, एक ही बात है, ऊंचाई गुणा लंबाई। देखिए हम लंबाई से स्टार्ट करते हैं तो ये लंबाई और चौड़ाई ये ले लेते हैं सबसे पहले, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। इससे फर्क नहीं पड़ता पहले ये ले पहले ये ले पहले ये ले, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। हमने केवल ये याद रखने के लिए या किताब में दिया हुआ सूत्र है उसके अनुसार ले लिया। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर हम देखेंगे और जोड़ेंगे कौन सा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई भी ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर ये ले लेते हैं 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई, देखिए अब क्या करेंगे हम, ये है और ये तीनों को जोड़ रहे हैं तो हम देखेंगे कॉमन क्या है इसमें, कॉमन यानी उभयनिष्ठ क्या है वो कॉमन रख लेंगे। तीनों पदों में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसके अलावा तीनों पदों में कोई भी राशि नहीं है तो हम 2 का 2 रखेंगे, 2 गुणा हो गया, ब्रैकेट लग गया, ठीक है। और जो कॉमन है वो क्या रखेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ क्या बचा है हमारे पास, लंबाई और चौड़ाई, तो ये हो गया हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस यहाँ क्या बचा है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये रख लिया चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस आगे बचा है हमारे पास ऊंचाई गुणा लंबाई, तो ये हो गया ऊंचाई गुणा लंबाई। तो हमारे पास देखिए जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बना है वो इस प्रकार से बना है, 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, या आप इस प्रकार से इसको कह सकते हो L गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, अंग्रेजी में आप इसे कहो, ठीक है। एल लंबाई को L कहो, चौड़ाई को B कहो और ऊंचाई को H कहो, तो इस प्रकार से भी आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हो। तो देखिए हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनाना सीख लिया है। अब इसके अलावा मान लो हमें कई बार घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना भी देते हैं। 4 दीवारों का मतलब हमें ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना देते हैं। तो हमारे पास देखिए ये जो भाग है वो तो क्या हो गया, सामने का और इसके सामने, यानी इसका और इसका, लंबाई और ऊंचाई, 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, ये 2 भाग तो ये करने हैं, और चौड़ाई और ऊंचाई वाला भी हमें दो भाग करने हैं, तो 2 गुणा चौड़ाई और ऊंचाई वाले भी 2 भाग करने हैं। तो ये हमारे पास चारों भुजाओं का क्या हो गया, चारों फलकों का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। हमें ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना।
तो अब देखिए दो दो कॉमन ले लेते हैं हम, और इसमें ऊंचाई ऊंचाई इसमें भी है, तो ऊंचाई भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब जो बच गया क्या क्या, देखिए यहाँ लंबाई बचा है और यहाँ क्या बच गया है, चौड़ाई बच गया है। हमारे पास एक नया सूत्र बन गया, 2 गुणा ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई। आप इस ऊंचाई को मान लो आप यहाँ लिख देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो सूत्र बन गया वो बन गया 2 गुणा ऊंचाई या 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। आप ये कह सकते हो इसको कि ये बन गया जो सूत्र हमारे पास वो हो गया घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। या आप इसे कह सकते हो कि ये जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो हमने देखिए यहाँ पर 2 सूत्र बना लिए हैं, आप इनको लिखेंगे फिर से एक बार, और स्मरण करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, तो इस तरीके से आप इसे बनाकर सूत्र को याद कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं, देखिए 2 सूत्र हमने पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं घनाभ के आयतन की। ये दोनों प्रकार के हमारे पास जो सूत्र थे वो दोनों क्षेत्रफल के प्रकार थे, क्षेत्रफल के प्रकार थे। अब हम इसके आयतन की बात करते हैं। तो देखिए आयतन का मतलब मैंने आपको बता दिया, आयतन किस प्रकार से, आपको किस प्रकार से आयतन को समझना है। आयतन का मतलब इसमें हवा कितनी है, इसके अंदर इसकी क्षमता कितनी है। तो हम आयतन में देखेंगे कि हमारे पास देखिए ये एक नीचे की आधार की फलक है, और इसमें जो पूरा भाग है, इसमें जो पूरा भाग है, इस प्रकार से हम एक पेपर मान सकते हैं कि ये जो पूरा भाग है वो इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और हम इसको ऊंचाई भी दे देते हैं, यानी एक पेपर रखते हो, पेपर पे पेपर रखते हो, तो आप ये बहुत सारे पेपर का एक ढेर हो जाएगा। तो वो फिर जो पेपर था वो तो क्या था, जो केवल एक पेपर था वो तो क्या था, आयत, और आयत बहुत सारे आयत जब मिल गए तो ये ऊंचाई भी हो गई। इसका मतलब इसमें देखिए जब हम पेपर का, इसका ये जो पेपर था उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे, तो इसको लंबाई और चौड़ाई से क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई हम ज्ञात कर रहे थे इसका क्षेत्रफल, अर्थात इसके पूरे का भाग। अब इसमें ऊंचाई भी सम्मिलित है, और तो हम इसको ऊंचाई भी गुणा कर देते हैं, इसकी ऊंचाई और हो गई। तो अब ये जो इसका पूरा जो भाग है, हमने देखिए यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल निकाला था, इसके अंदर का पूरा क्षेत्रफल है, ऊंचाई भी सम्मिलित है इसमें। तो देखिए ये तो जो अंदर का भाग तो है, इसमें ऊंचाई भी आ गई, तो इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो है वो इसका क्या बन जाएगा, घनाभ का आयतन बन जाएगा, घनाभ का आयतन। अब घनाभ का हमें आयतन ज्ञात करना हो तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का प्रयोग करेंगे। यदि हमें कमरे का आयतन ज्ञात करना हो तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम घनाभ का एक सूत्र और काम में लेते हैं, जो क्या है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। देखिए यदि आप सीधे सूत्र के रटा लगाकर याद करना चाहते हो तो वो आपको कठिनाई होगी। इस प्रकार से आप सूत्र समझकर याद करते हो तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। तो देखिए घनाभ का विकर्ण किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हमने ये देखा कि ये जो आयत था, इसकी जो घनाभ की, हमने आयत को इसको फोकसित क्यों कर रखा है, क्योंकि आयत का प्रत्येक जो फलक होती है वो घनाभ की जो प्रत्येक फलक होती है वो क्या होती है, आयताकार होती है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होता है, ये विकर्ण होता है, ये क्या होता है, विकर्ण होता है। ये मैंने आयत का विकर्ण बताया। अब आयत का विकर्ण हम जब भी ज्ञात करते हैं तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से आया था। कहाँ से आया था, पाइथागोरस से प्रमेय से। तो घनाभ का विकर्ण जब हम ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये तो हम आयत से ले लेंगे। अब देखिए आयत का विकर्ण तो ये तो नहीं हुआ ना कि एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक मिलाने वाली। आयत का विकर्ण तो कहाँ से कहाँ होगा, इस शीर्ष से लेके जो सबसे दूर, जो सबसे दूरी पर बिंदु है, अर्थात एक कोने से लेके दूसरे कोने तक बड़ी से बड़ी छड़ रखी जाए तो इस प्रकार से वो जो भुजा है वो क्या मानी जाएगी, इसकी विकर्ण। आयत के विकर्ण 4 होते हैं। आयत के विकर्ण कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो ये 4 विकर्णों में आपको किसी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी हो तो अब देखिए इसमें बड़ा क्या है, बस यही नोटिस करना है हमें कि लंबाई चौड़ाई तो पहले था,
अब इसमें क्या हो गया, ऊंचाई भी है, ये ऊपर जा रहा है, ये सीधा नीचे से नीचे नहीं जा रहा, ये ऊपर जा रहा है, मतलब ऊंचाई भी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, इसमें ऊंचाई का स्क्वायर भी सम्मिलित कर देंगे। अंडर रूट हमारे पास वो पाइथागोरस प्रमेय वाला ही रहना है, तो घनाभ का विकर्ण का जो सूत्र बनेगा वो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो तीसरा सूत्र था ये बन गया था, और जो चौथा सूत्र था वो ये बन गया था। इस प्रकार घनाभ के जो 4 सूत्र बने हैं वो इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। इसके अलावा यदि मान लो आपको घनाभ में 5 फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, 5 का ज्ञात करना हो, मान लो आपको आंगन का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ऊपर का नहीं करना हो, छत का नहीं करना हो, कई बार देते हैं प्रश्न में कि हमें प्लास्टर करना है, कमरे के प्लास्टर करना है, तो उसमें 5 फलक का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना देते हैं। तो 5 के लिए आपको अलग से सूत्र नहीं लगाना है, आपको 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल प्लस उसमें एक फलक और जोड़ देनी है, या फिर आप कर सकते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 6 का, उसमें से एक फलक घटा दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास घनाभ का 5 फलकों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसी एक आकृति जो क्या है, घन, जो है घन। अब देखिए घन में और घनाभ में पहले तो ये समझेंगे अंतर क्या है। घन में और घनाभ में अंतर क्या है, तो हमने बात की थी कि घनाभ की जो प्रत्येक फलक है वो क्या थी, आयताकार थी, तो घन की जो प्रत्येक फलक है वो क्या है, वर्गाकार है। तो देखिए फर्क इतना सा हुआ है, इसकी प्रत्येक फलक यदि वर्गाकार है तो इसकी लंबाई को भी भुजा कहेंगे, इसकी चौड़ाई को भी भुजा कहेंगे, और इसकी ऊंचाई को भी क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। तो देखिए अलग से इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, घनाभ कह सकते हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ग आयत कहलाता है, उसी प्रकार से प्रत्येक जो घन है वो घनाभ जरूर कहलाएगा। प्रत्येक घनाभ घन नहीं कहलाएगा, लेकिन प्रत्येक घन जो है वो घनाभ जरूर कहलाएगा। तो हम इसे घनाभ मान के इसको हल करते हैं। देखिए ये घनाभ, आप इसे कह रहे हो घन, क्या कह रहे हो, घन। तो सबसे पहले इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। ये हमारा आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही सूत्र लगाएंगे, देखिए 2 गुणा, हमने पहले बना लिया, वापस बना के नहीं देखेंगे बार बार, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई सभी को क्या कह रहे हैं, भुजा कह रहे हैं, तो भुजा गुणा भुजा, जब भुजा गुणा भुजा होती है तो हम भुजा स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। फिर 2 गुणा भुजा, फिर भुजा स्क्वायर, फिर 2 गुणा भुजा तो भुजा स्क्वायर। अब देखिए 2 भुजा स्क्वायर, 2 भुजा स्क्वायर, 2 भुजा स्क्वायर, एक ही जैसा है, जोड़ेंगे सबको तो 2 भुजा स्क्वायर, 2 भुजा स्क्वायर, 4 भुजा स्क्वायर, 4 और 2 6। तो ये हमारे पास जो सूत्र बन गया नया, 6 भुजा स्क्वायर। या आप ऐसे भी कह सकते हो, एक फलक जो होती है वर्गाकार फलक होती है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और इसी प्रकार की 6 फलक है घनाभ में, इस घन में तो 6 फलक है, तो हम क्या करेंगे, 6 फलक का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर कर लेंगे। इसी प्रकार ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर बन जाएगा। और हमें इसकी भी 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, या आप इसे कह सकते हो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसके लिए जो भी सूत्र बन जाएगा, अब 6 फलक थी 6 भुजा स्क्वायर, और 4 है तो 4 भुजा स्क्वायर। और इसकी यदि 5 का ज्ञात करना हो तो वो तो हार्ड है ही नहीं, 5 का करना हो तो 5 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, 5 फलक का ज्ञात करना हो तो वो क्या हो जाएगा, 5 भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसकी तो सभी फलक समान है, जितनी हो उससे उतने से फलक से उतनी संख्या से गुणा कर देंगे, उतनी फलक का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का देखिए ये पहला सूत्र, और 4 दीवारों का मान लेता हूं मैं ये दूसरा सूत्र। इसके अलावा हम इसके घनाभ के आयतन की बात करते हैं, तो वो देखिए घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। हम घन का आयतन सीख रहे हैं, तो लंबाई को भी हम क्या करेंगे, भुजा मानेंगे, चौड़ाई को भी हम भुजा मानेंगे, और ऊंचाई को भी हम क्या मानेंगे, भुजा मानेंगे। तो आप इसका जो आयतन है वो इस प्रकार से ज्ञात कर लोगे, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, और जब 3 बार है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो घात 3, या भुजा क्यूब कह सकते हो, भुजा क्यूब। ये जो क्या बन गया, घनाभ का क्या बन गया, सॉरी घन का क्या बन गया, आयतन। अर्थात हमने जो तीसरा सूत्र बना लिया है, घन का आयतन भुजा का क्यूब। इसके अलावा देखिए जो चौथा है वो भी घन का विकर्ण भी ज्ञात करना पड़ सकता है। तो ये घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, तो देखिए ये घन का विकर्ण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो भी हम साथ में समझते हैं। तो हमने घनाभ का जो विकर्ण ज्ञात करना सीखा था, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो हमने देखिए लंबाई की जगह यहाँ क्या लिख दिया, भुजा का स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर। तो देखिए अब भुजा 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 कितनी हो गई, 3 हो गई, तो 3 भुजा स्क्वायर, 3 भुजा
स्क्वायर। अब अंडर रूट करेंगे तो देखिए जब कोई दो संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लो भुजा गुणा भुजा है, भुजा गुणा भुजा है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना हो तो दो में से एक दो जोड़ा दो संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, तो भुजा भुजा दो बार है तो एक ले लेंगे, यानी कि भुजा वर्गमूल हो गया क्या भुजा, तो इसका भुजा का स्क्वायर का तो वर्गमूल हो गया भुजा, दो में से एक ले लेंगे, और अंडर रूट इस 3 का होता नहीं है तो इसको रख देंगे अंडर रूट 3, भुजा अंडर रूट 3, अर्थात घन का विकर्ण ज्ञात करना हो तो हम भुजा अंडर रूट 3, और घन का विकर्ण यदि हम घन की भुजा को a कहे तो a अंडर रूट 3 भी इसका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, घन का विकर्ण हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखिए घन के जो सारे सूत्र है 4 सूत्र है वो बनाने सीख लिए। आप फिर से अभ्यास कीजिए, स्थायी रूप से इस प्रकार से बनाने सीखिए, आपको जो है स्थायी रूप से याद रहेंगे, लंबे समय तक याद रहेंगे, आप इन्हें भूलोगे नहीं। यदि आप सीधा इसका रट्टा लगाकर याद करते हो तो आप इन सूत्रों को जरूर जो मानव स्वभाव है उसके अनुसार आप भूलोगे ही। तो आप इस प्रकार से याद कीजिए, बना के याद कीजिए, आकृतियों को समझिए, ताकि आप जो है इसकी स्थायित्व इन सवालों का, इन चित्रों का आप स्थायित्व प्राप्त कर सको। अब आगे देखिए हम बात करते हैं, अगली आकृति हमारे पास वो है बेलन। ठीक है, तो बेलन में एक बार देखिए आकृति बना लेता हूँ। ये इस प्रकार की जो आकृति होती है वो बेलन होती है। देखिए बेलन में हम क्या पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं सड़क पर चलने वाला क्या रोलर। इसके अलावा देखिए हम पढ़ सकते हैं हमारे पास जो पेन है या पेंसिल है वो भी किस आकृति की होती है, बेलन की आकृति की होती है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए हम अपने पास जो पाइप है, पाइप देखते हैं वो भी बेलनाकार ही होता है, सभी प्रकार के पाइप बेलनाकार ही होते हैं। तो हम यहाँ समझेंगे कि इस प्रकार की आकृति, देखिए मैं इसको खोल के बताता हूँ थोड़ा, इसको यहाँ से हम यदि काट लेते हैं तो इस प्रकार की एक आकृति बनती है आयताकार, और इसके दोनों सिरों पर एक ये वृत्त और एक ये वृत्त, दोनों सिरों पर इस प्रकार से वृत्ताकार भाग जुड़े हुए होते हैं। एक पाइप या जैसे ये मार्कर लेके देखते हैं तो इस मार्कर में देखिए समझिए, ये जो इसके जो चारों ओर का भाग है वो तो इसका ये भाग है, और ये जो ये भाग और ये भाग दो वृत्ताकार भाग है, ये दोनों क्या है वृत्ताकार। अब तो वृत्त में हमने देखा था कि वृत्त में तो क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इसमें बेलन में भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब जो ये भाग है इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेकिन इसको क्या कर दिया, रोल कर दिया। क्या कर दिया, इसको रोल कर दिया। अब हम देखेंगे तो नीचे का भाग जो है, ये जो भाग है वो वृत्ताकार होता है। हम यहाँ सबसे देखिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण हम समझते हैं, हम लेते हैं एक सिक्का, ये क्या लेते हैं, सिक्का। उसी प्रकार के सिक्के और लीजिए। हम जब सिक्का देखेंगे तो इस प्रकार से सिक्का रखा हुआ है, सामान्यतः हमें सिक्का वृत्त ही दिखाई देता है। अब हम उस सिक्के पर बहुत सारे सिक्के रखते हैं, और उसी नाप के सिक्के हैं वही सिक्के, जैसे 1 रुपये का सिक्का लिया तो हम और 1 रुपये के सिक्के उसके ऊपर रखेंगे, तो वो जो सिक्के रखते हैं हम वो उस पर ऊंचाई भी प्राप्त हो जाती है। तो सिक्का जो था उसमें ये देखेंगे कि सिक्का जो इसके चारों ओर की जो दूरी थी सिक्के की, देखिए चारों ओर की दूरी या वृत्त के चारों ओर की दूरी हमारे पास क्या कहलाती है, 2πr कहलाती है। 2πr परिधि कहलाती है, पिछली प्रश्नावली में हमने सीखा था। इसके चारों ओर की जो दूरी थी वो 2πr थी। अब इसने देखिए चारों ओर की दूरी के साथ साथ अपने इसने क्या ले लिया, ऊंचाई भी ले ली। क्या ले ली, ऊंचाई भी ले ली। तो हम इसे क्या कर देते हैं, h से गुणा कर देते, ऊंचाई भी हो गई। मैंने आपको बताया था, देखिए घनाभ में हमने क्या किया था, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल था एक फलक का और हमने ऊंचाई भी ले ली, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वो आयतन हो गया था। अब देखिए इसमें 2πr, एक इकाई यहाँ आ रही है, एक इकाई आ रही है, 2 इकाई आ रही है, मतलब क्षेत्रफल होगा। तो देखिए 2πr गुणा h, यानी 2πr h, ये हमारे पास क्या हो गया इसका। हमने देखिए इसके अंदर नहीं गए, हम इसके अंदर नहीं गए, हम तो इसके कहाँ है, फलकों पर ही है, बाहर फलक पर ही है। तो इसका मतलब ये आयतन तो नहीं है, तो ये क्या है फिर, ये इस बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसका नाम दे सकते हो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो आया है वो है 2πr h, 2πr h। अब मैं बात करता हूं, देखिए वक्र पृष्ठीय पार्श्वपृष्ठीय क्या होता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले मार्कर से उदाहरण लिया था कि ये बेलन है। तो इस बेलन में हम ये देखेंगे कि यदि हमें इसके चारों ओर का क्षेत्रफल निकालना हो, इन वृत्तों को छोड़कर, जो ये वृत्त है और ये वृत्त, इन दोनों को छोड़कर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, तो ये जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ये जो क्षेत्रफल था, अर्थात यहाँ पर हमारे पास क्या था क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। जो लंबाई गुणा चौड़ाई का जो मान है यहाँ पर, यदि इसको रोल करके पढ़े तो ये हमारे पास 2πr h होगा, 2πr h होगा, क्योंकि अब हम वृत्ताकार रूप दे चुके हैं इसे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, समान होंगे। इसे बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अलावा देखिए हम बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल की, तो हम देखेंगे ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे, इसका भी ज्ञात करेंगे, इसका भी ज्ञात करेंगे, इसका भी ज्ञात करेंगे, तो 2 पाई आर एच, तो इसका क्षेत्रफल तो हमारे पास क्या है 2 पाई आर एच है ये। इस वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है पाई आर स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल भी क्या है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो आपको एक साइड ढक्कन नहीं लगा हो, केवल इतना ही हो, तो आप उस समय ये नहीं जोड़े और ये इतना ही ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आपको दोनों ये फुल ढका हुआ है, दोनों ओर से ढक्कन लगे हुए हैं, तो आप इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। देखिए इसका मैं क्षेत्रफल का सूत्र बनाता हूँ, 2 पाई आर एच प्लस आर समान है, एक जैसी आर है दोनों की। देखिए ये ध्यान रखना है हमें, दोनों ओर आर जो त्रिज्या जो है वो एक जैसी है, तभी वो बेलन होता है, नहीं तो वो बेलन नहीं होकर के वो शंकु का छिन्नक हो जाता है। तो हम देखेंगे दोनों ओर से एक आर है, एक समान आर है, तो ही वो क्या है बेलन है। तो 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसमें से फिर से कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखिए 2 पाई कॉमन है, आर इसमें भी तो आर भी कॉमन है, यहाँ एच बचा है और यहाँ एक आर बच गया, 2 आर थी तो इसमें एक कॉमन ले ली थी हमने। देखिए अब 2 पाई आर और आर प्लस एच, यहाँ जो हम इसे एच प्लस आर कह सकते हैं, आर प्लस एच कह सकते हैं, एक ही बात है। तो हमारे पास जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र बना है वो देखिए 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच बना है। अब मैं कह दूं कि मैं तो ये सूत्र जो प्रयोग में लूंगा तो आप ये ले सकते हो, ये प्रयोग में लेते हो तो ये ले सकते हो, ये प्रयोग में लेते हो तो ये ले सकते हो, और ये प्रयोग में लो तो ये ले सकते हो। ये नहीं है कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच ही होता है, ये हम पकड़ के रख ले, ये नहीं है। आप इसमें से कोई भी सूत्र प्रयोग में ले सकते हो। ये हमारे पास बेलन का क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन गया है। ठीक है, तो आप ज्यादातर ये याद रखते हो, याद तो यही करना होता है। ठीक है, अब याद करोगे तो यही करोगे, लेकिन यदि समझते हो तो सारा आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मतलब आप इस पूरे को समझ जाओगे तो आपको अलग से एक सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करते हैं, देखिए हमने इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ सीख लिया। अब हम बेलन का आयतन की बात करते हैं। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, देखिए हम इसके बेलन का आयतन मतलब यदि बेलन इस प्रकार से ऊपर भी है तो इसका जो अंदर का भाग है वो देखेंगे। हमने देखिए वृत्त में पढ़ा था, हम इसको केवल वृत्त मानते हैं, तो इसके जो अंदर का जो पूरा भाग है वो क्या कहलाएगा पाई आर स्क्वायर कहलाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब इसमें ऊंचाई भी सम्मिलित है, मैंने सिक्के का उदाहरण दिया था कि अब इसमें सिक्के और रख दिए जाए, एक सिक्का रख के फिर उसके ऊपर और सिक्के रख दिए जाए तो फिर ये क्या हो गया एच से गुणा कर देंगे, ऊंचाई भी प्राप्त हो गई। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल से देखिए आयतन बन गया। इकाइयों से समझ लेंगे, यहाँ एक आर और एक एच 2 इकाइयां थी, मतलब ये क्षेत्रफल था। और यहाँ देखिए आर 2 इकाइयां ए हो गई, एक और ये एच और ये हुई 3 इकाइयां हो गई, 3 इकाई हो गई, इसका मतलब क्या हो गया आयतन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो एक नया सूत्र बन गया वो क्या बन गया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जो हमारे पास बना है वो क्या बना है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इस प्रकार से हमने बेलन के तीनों सूत्र सीख लिए हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। हमने क्या बनाया क्षेत्रफल से आयतन बनाया वृत्त के, और वृत्त की परिधि से क्या बनाया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं किसकी शंकु की। अब हम बात करते हैं बेलन से शंकु की। देखिए हम जो आकृतियां पढ़ रहे हैं वो सभी एक दूसरे से आकृतियां जोड़ के पढ़ रहे हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो गणित होती है वो सभी प्रकरण गणित के एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो कभी एक प्रकरण अकेला नहीं पढ़ाया जा सकता, सभी को एक साथ जोड़कर ही पढ़ाया जाता है। तो देखिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास इस प्रकार का एक बेलन है और इसमें से हम इसको काट लेते हैं। एक भाग हमने एक ठोस बेलन पढ़ा है, मैंने यहाँ ठोस बेलन आपको बताया नहीं है। देखिए ठोस बेलन का मतलब हो गया इसके अंदर ये पूरा भरा हुआ है। तो हमने ठोस बेलन के जो सूत्र होते हैं उनकी भी चर्चा नहीं की है, वो हम प्रश्नावली जब पढ़ेंगे तो प्रश्नावली सवालों में जब आएंगे तब उसके साथ ही पढ़ लेंगे। देखिए अलग से सूत्र याद करने की जरूरत नहीं होगी आपको, मैं उसी में आपको बता दूंगा बनाना। तो देखिए ये हमने क्या सीखा कि ये बेलन जो है इसमें से एक शंकु काट लिया। अब देखिए इसके 3 भाग हो गए, कितने भाग हो गए 3 भाग हो गए। अब हमें ये शंकु समझना है, शंकु हमें समझना है। तो ये देखिए ये हमारे पास शंकु है और ये जो नीचे का भाग होता है शंकु क्या हो सकता है जोकर की टोपी हो सकती है, जोकर की टोपी के आकार का ये जो शंकु है वो हो सकता है। तो देखिए ये हमारे पास जोकर की टोपी के आकार का हो गया। तो देखिए आप ये ध्यान रखना, आपको जो गिलास होता है गिलास वो उसको आप शंकु नहीं मानना है, ये एक भाग है तो नुकीला होना चाहिए तभी वो क्या होता है शंकु होता है।
ये नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, एक भाग वृत्ताकार होता है, एक भाग वृत्ताकार होता है, तो ये क्या हो गई त्रिज्या। और ये इसको जैसे देखिए, ये जो खड़ी ऊंचाई है इसकी, इसे हम क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। और जो इसकी ये तिरछी ऊंचाई है, इसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कह सकते हो, तिर्यक ऊंचाई। इसे हम एल से प्रदर्शित करेंगे। तो हमारे पास देखिए यहाँ एक प्रकार से हम साफ इसे समतल के रूप में देखते हैं, तो हमारे पास ऊंचाई और त्रिज्या और एल, इस प्रकार से हमें एक समकोण त्रिभुज दिखाई देता है। तो इसमें जो संबंध बनता है वो समकोण त्रिभुज की तरह ही एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। और हमें आर स्क्वायर ज्ञात करना हो तो एच स्क्वायर का पक्षांतरण करोगे तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और हमें यदि एच स्क्वायर ज्ञात करना हो तो एल स्क्वायर और आर स्क्वायर का पक्षांतरण कर दोगे तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय के अनुसार आप इसमें संबंध प्राप्त कर सकते हो। मान लो आपको एल ज्ञात करना हो तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ज्ञात कर लो और स्क्वायर का पक्षांतरण करके आप एल ज्ञात कर सकते हो। तो ये तो शंकु की बात होगी यहाँ पर, इसके संबंध की, इनके जो भुजाएं हैं, त्रिज्याएं हैं, उनके संबंध की। अब हम बात कर लेते हैं इसके वक्र पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ की। तो देखिए वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ हम देखते हैं उसी सूत्र से बना है, देखिए पाई आर, और यहाँ हमारे पास त्रिज्या तो है, लेकिन यहाँ हम ऊंचाई नहीं देख के हमें जो लेनी है ऊंचाई वो किस प्रकार से लेनी है, क्योंकि हमें इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो इसके चारों ओर हो जाएगा। शंकु के चारों ओर का वक्र पृष्ठ, जोकर की टोपी के चारों ओर का ज्ञात करना है, मतलब है कि अंदर से तो कोई मतलब ही नहीं है, बाहर से, बाहर का पृष्ठ है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऊंचाई आएगी वो एल आएगी, यानी कि जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा वो पाई आर एल बनेगा। इसके अलावा हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ हम जब देखेंगे तो देखिए ये तो हमारे पास पाई आर एल तो होगा ही होगा, प्लस हम इसमें जोड़ेंगे कौन सा, ये नीचे का जो भाग है वह भी